शिखर सभी को आकर्षित करता है, फिर चाहे वो हिल का टॉप हो या कैरियर का पीक। सभी वहाँ पहुँचना चाहते हैं किसी भी तरह से, इस बात से अनजान कि शिखर पर पहुँचना जितना कठिन है उससे अधिक कठिन है शिखर पर बने रहना। शिखर के साथ एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उसके आगे ढलान होती है। मानवीय जीवन में इसे पतन भी कहा जाता है। साथ ही उतरने में इतनी तीव्रता होती है कि अगर सतर्कता न रखी जाए लुढ़क कर सर्वनाश निश्चित है। माननीय मोदी साहब का पीक 2024 था। यह उनका स्वयं का आकलन है और जयघोष भी। तभी तो उन्होंने 400 पार का नारा दिया था। अति आत्मविश्वास से भरा हुआ, जिसमें 20 वर्ष से निरंतर विजय का प्रवाह भी था। ऐसे में अभिमान का होना भी स्वाभाविक ही है। परिणाम अपेक्षित नहीं थे, इसकी कल्पना तो आपके घोर विरोधियों को भी नहीं थी। आपको सत्ता तो मिल गई, किंतु क्या इसे विजय कहा जा सकता था? आपके अपने चेहरे के भाव को आप स्वयं नहीं छिपा पा रहे थे। यह असफलता क्यों हुई? क्या इस पर कोई विवेचना हुई, चर्चा हुई, विमर्श हुआ? कौन करेगा? इससे महत्वपूर्ण यह है कि कौन कर सकता है। क्या कैबिनेट में उपस्थित कोई भी मंत्री इस तरह की चर्चा कर सकता है? किचन कैबिनेट सत्ता के घर का अहम हिस्सा होती है। महत्वपूर्ण है इसमें कौन बिठाया गया है। अमूमन बाबुओं पर सत्ताधारी भरोसा करते हैं, जबकि बाबुओं में एक गुण विकसित हो जाता है। वो समयानुसार भिन्न भिन्न सत्ता के हिसाब से स्वयं को ढालकर सत्ता का उपयोग करना सीख जाते हैं। किंतु सत्ता को जन कल्याणकारी बनाने और समाज से उसे जोड़ने से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। क्या पार्टी में इस पराजय पर विचार हुआ होगा, जहां के अध्यक्ष की फोटो भी किसी पोस्टर में आदरणीय से बड़ी नहीं हो सकती? उसमें ऐसा कोई अपेक्षा भी करना मूर्खता ही होगा। संघ के बारे में अनावश्यक टिप्पणी पहले ही दे दी गई थी और अब तो संघ भी उसी रास्ते पर चल रहा है। जिस तरह सरकार में बैठे लोगों को अहंकार हो जाता है, उसी तरह संघ में बैठे लोगों को भी अहंकार हो ही गया है। और यूजीसी का लाया गया नियम और बाद में सरकार के लोगों द्वारा उस पर दिया गया बयान इसी बात की पुष्टि करता है। अंध समर्थकों के साथ समस्या यह है कि जब वे कुछ देख ही नहीं सकते तो उसका सही से विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। अधिकांश संत द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की भूमिका में हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र का युग तो पहले ही बीत चुका है। मीडिया तो शुद्ध व्यापार है, जहां धन बल ही अंतिम सत्य है। बचा कौन? आम जनता। वही जिसने यह निर्णय दिया था वह सब देख रही है, वह समझ भी रही है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जनता के मूड की पहचान का दावा करने वाले आप कैसे चूक गए। आखिरकार आप भी तो हैं मानव ही, कोई महामानव तो है नहीं। हाँ, महाकाल की आप पर विशेष कृपा जरूर है, जिससे आपके सामने ऐसा नकारा विपक्ष है जिस पर कुछ कहना ही व्यर्थ है। राष्ट्र और राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज के हित की थोड़ा भी बात करने वाला होता तो इस चुनाव के बाद का दृश्य ही कुछ और होता। इस अप्रत्याशित नतीजों के कारण अनेक थे। उनमें से एक कारण मुझे भी सुनने को मिला था। 2024 के चुनाव के बीच एक अनुभवी राष्ट्रवादी सजग व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से निरपेक्ष रहते हुए यह कहा था, यह एक अंडर करेंट है। यदि इनके 400 पार आ गए तो योगी को हटा दिया जाएगा। यह कहकर उसके चेहरे की पीड़ा तभी समझ में आ रही थी। प्रश्न उठता है कि योगी महाराज में ऐसा क्या है कि इस तरह की चर्चा आम होती जा रही है, जबकि न तो उनकी कोई पीआर टीम है और न ही कोई अंधभक्तों की पेड टीम, और न ही उनके साथ एक्शन कैमरा शूट का दृश्य जाल बिछा हुआ है। उनके तो रंग और ढंग भी वही हैं, पुराने वाले, जब वो सत्ता में भी नहीं थे। न तो वस्त्र का रंग बदला और न ही ब्रांड, वही सामान्य से मोजे, चप्पल और सैंडल। तो फिर ऐसा क्या है कि देश की आम जनता उनकी ओर तेजी से झुकती जा रही है?
इस प्रश्न में ही उपरोक्त पराजय के अनेक उत्तर छिपे हैं। देश स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी के बाद अब तक एक ऐसे राजनेता की प्रतीक्षा में है जो हिंदुस्तान में हिंदू हित की न केवल बात करता हो अपितु इसे यथार्थ में भी उतारने की भरसक कोशिश करता हो। और योगी संभवतः पहले राजनेता हैं जो चुनाव में ही नहीं अपितु सत्ता में आने पर भी उन्हीं भावों को यथार्थ में उतारने के लिए बिना किसी किंतु परंतु के जुटे हैं। जब वे किसी माफिया के लिए कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में मिलाने का दृश्य प्रत्यक्ष में दुनिया देखती भी है और वह डेमोक्रेसी में रहते हुए भी डेमोग्राफी का कटु सच हैं और मानते भी हैं और उसके समाधान में संभल में उदाहरण प्रस्तुत भी करते हैं। उनका बुलडोजर अधर्म को समतल करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। जब वह कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे तो यह केवल उनका चुनावी नारा नहीं होता बल्कि जमीन पर भी यथार्थ के रूप में दिखाई देता है। 2024 में यही अपेक्षा उभरी थी। सत्ता परिवर्तन का मूल कारण बहुसंख्यक समाज का असुरक्षित और हाशिए पर धकेल दिया जाना था। उसे बांट कर तिल तिल मसल कर खत्म किया जा रहा था। दशकों का मौन अपने अस्तित्व को संकट में देखकर चित्कार कर उठा था। आम जन में इतना जोश था कि मेरे जैसा राजनीतिक रैलियों से दूर रहने वाला व्यक्ति भी इन रैलियों में भाग भाग कर जा रहा था। किंतु जब आम जन ने सत्ता के बाद आपके मुख से सबका साथ सबका विकास का हर्ष देखा तो कुछ समय तक तो इसे चुनावी माना, किंतु फिर वह धीरे धीरे खुद को ठगा महसूस करने लगा। वह पुनः इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगा कि जब यही करना था तो फिर 1947 के बंटवारे की क्या आवश्यकता थी। फिर भी वह आपके अनेक शानदार निर्णयों में आपके साथ खड़ा रहा। पहले टर्म में भी आपके साथ अनेक अनुभवी योग्य राजनेता थे जो धीरे धीरे समय से पहले ही इस पृथ्वी लोक को छोड़कर चले गए और संभवतः आप शिखर पर स्वयं को अकेला महसूस करते होंगे। तब से लेकर अब तक देश ने विकास तो बहुत किया लेकिन अनेक प्रश्न भी उभरे हैं। क्या जीडीपी अति महत्वपूर्ण है? क्या देश का विकास ही पहली प्राथमिकता है? इतिहास बताता है कि जब मुगल आए थे तब हमारी जीडीपी विश्व में सर्वाधिक थी, फिर भी हम गुलाम बनाए गए। बौद्धिकता तो हमारी जग प्रसिद्ध थी, फिर भी नालंदा जला दी गई। क्या लाभ ऐसी बौद्धिकता और वैभव का? अर्थात प्राथमिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुरक्षा, समाज का शत्रुबोध, उसमें आत्मसुरक्षा की आक्रामकता। कहा जाता है कि अनेक धनाढ्य सेठ लाहौर में अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए थे और अपनी बड़ी बड़ी शानदार हवेलियां छोड़कर उन्हें आना पड़ा। फिर यही घटनाक्रम कश्मीर में भी दोहराया गया। क्या हमने सबक लिया? 370 आपने हटाया किंतु यह लक्ष्य की प्राप्ति बनकर रह गया, जबकि यह कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्स्थापना का मार्ग बनाया जाना चाहिए था। डेमोग्राफी की समस्या इन वर्षों में बढ़ी है। समाधान पर कुछ करना तो दूर, अभी तो इस विषय पर अब जाकर चुनाव में इसके मात्र नारे लगाए गए हैं। यही नहीं, समाज के सभी सक्रिय सामाजिक संगठन भी धीरे धीरे निष्क्रिय हो गए। आखिर क्यों?